गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जो यूनिट 4 दैट इज़ आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं जी आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच। अपोजिटली चार्ज आयन में एक हो गया कैटायन, एक हो गया एनायन। कैटायन वो आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन वो आयन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जैसे आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देता है तब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब जैसे सोडियम ले लेते हैं हम और दूसरा ले लेते हैं जी क्लोराइड, क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 1। इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है ताकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद इसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएं। दूसरा है Cl, क्लोरीन का एटम एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 7 आएगा। तो इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोशिश करता है कहीं ना कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सोडियम अपने एक वैलेंस वाले इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है किसको, Cl को। ट्रांसफ़र करने के बाद जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इन दोनों चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा जिसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज टू बी वी आर फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आएगी 2, 8 एंड 2। इसके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6 है, 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 एंड 6। अब ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके सबसे बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के भी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। सो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है ऑक्साइड को। सो मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है O को। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया +2, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया -2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट विल बिकम आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र क्यों होता है, ताकि जो भी एटम आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उनकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब बात कर लेते हैं जी आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खास बातें हैं। पहले ये कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इसलिए इनको हम आयनिक सॉलिड्स भी कह देते हैं, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है। दूसरा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। नमक जो है, सॉल्ट जो है, NaCl जो है, उसको अगर आप गर्म करोगे तो बहुत देर तक गर्म करने के बाद पिघलता है, क्योंकि NaCl जो है आयनिक है। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जैसे घी होता है, हमारा देसी घी जो घर पे हम यूज़ करते हैं, ये गर्मियों में थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही पिघल जाता है। सो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर हार्ड होते हैं और ये ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब है अगर इनके ऊपर आप किसी चीज़ से इनके ऊपर चोट मारोगे तो ये दानों में टूट जाएंगे। दे विल डिसोशिएट्स इन देयर ग्रेन्स, तो दैट्स वाई दे आर ब्रिटल इन नेचर।
आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा घुलते हैं, तो दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, या कहें कि पोलर सोलवेंट। वाटर क्या है? पोलर सोलवेंट है, तो पोलर सोलवेंट में ये घुल जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर ये नहीं घुलते। नॉन पोलर सोलवेंट वो होते हैं जिनमें पोलैरिटी नहीं होती, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोलिन एक्सेट्रा। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में। मोल्टन स्टेट क्या है? ये मैंने सपोज करो कि थोड़ा सा नमक ले लिया और इसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, तो बहुत देर तक गर्म करने के बाद ये क्या होगा? पिघल जाएगा। तो ये क्या बन गया? मोल्टन स्टेट, पिघली हुई स्टेट बन गई जी, आपने उसको पिघला दिया। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने थोड़ा सा पानी ले लिया, वाटर, और वाटर के अंदर आपने NaCl डाल दिया, तो क्या होगा? NaCl पानी में घुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? दिस विल बिकम एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वाटर। एक्वस के अंदर सॉल्यूशन बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते आयनिक कंपाउंड, लेकिन मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% इन 4 में से एक आपको एग्ज़ाम में मिलता है। अगर इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो पहले 2 स्ट्रक्चर में से ही ज़्यादातर केसेस में क्वेश्चंस एग्जाम में आया है। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बोल देते हैं, नमक बोल देते हैं सोडियम क्लोराइड को। स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के बुक में 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक तो जिंक ब्लेंड है और दूसरा जो है वो वोल्टाइज स्ट्रक्चर है। वोल्टाइज स्ट्रक्चर जो है वो सिलेबस में नहीं है, सो आपने जिंक ब्लेंड ही पढ़ना है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब बना लेता हूँ जी। ये बन गई क्यूब। और क्यूब में हमें पता है कि कॉर्नर कितने होते हैं? 8। ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है। फेस कितने हैं? 6। एक तो ये वाला फेस हो गया, ये किसके बिल्कुल अपोजिट ये वाला फेस हो गया, इसको हम रूफ मान सकते हैं, छत, और ये हो गया हमारा फ्लोर। तो हो गई। एक हो गया इधर वाला फेस, एक इसके अपोजिट हो गया ये वाला फेस, तो 4 फेस हो गए। एक ये पीछे वाला फेस हो गया जी पूरा, और इस पीछे वाले फेस के बिल्कुल अपोजिट में ये वाला इधर वाला फेस हो गया। तो 6 फेस होते हैं टोटल क्यूब के अंदर। एक क्यूब का अंदर का सेंटर हो गया कि रूम के बिल्कुल बीच में हम कुछ पार्टिकल लगा दें तो एक सेंटर हो गया क्यूब का। उसके बाद इसके एज कितने हैं? 1 2 3 4, 4 एज तो ऊपर हैं, 5 6 7 8, 4 एज नीचे हैं, 9 10 11 12, तो टोटल 12 एज हैं। तो क्यूब में अब जब सोडियम क्लोराइड आएगा तो होता क्या है, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में ये जो फेस है, इस पे हर एक कॉर्नर के ऊपर Cl नेगेटिव आयन होता है, ऐसे याद रख सकते हैं हम। और एक Cl नेगेटिव आयन होता है इन द सेंटर ऑफ द फेस। So in the ionic structure of the NaCl, each corner of the cube is occupied by the Cl negative ion, and center of each face is also occupied by the Cl negative ion. अब सोडियम आयन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं इन द सेंटर ऑफ एज। ये एज है, ये भी एज है, इस तरह से। द Na पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच एज, और एक Na पॉजिटिव प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ क्यूब, इन द सेंटर ऑफ क्यूब।
मैं इसको एक बार फिर से अरेंज करता हूँ जी। इन आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, Cl negative ion occupy each corner as well as the center of each face of a cube। तो जितने कॉर्नर हैं सभी के ऊपर Cl नेगेटिव आएगा। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हर एक कॉर्नर पर Cl नेगेटिव है। दूसरा Cl नेगेटिव कहाँ है? जितने भी फेस हैं उनके सेंटर में। तो ये ऊपर रूफ वाला फेस है, इसके सेंटर में Cl नेगेटिव है। इसके अपोजिट में फ्लोर वाला फेस है, इस पे Cl नेगेटिव है। यहाँ पर इस फेस के सेंटर में Cl नेगेटिव है। इसके अपोजिट फेस ही हो गया, इसके ऊपर Cl नेगेटिव है। ये बड़ा सा फेस हो गया, इसके सेंटर में Cl नेगेटिव है। और इसके अपोजिट वाला फेस ही हो गया जी, इसके सेंटर में Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? Na पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच एज। जितने भी एज हैं 12, उन सभी पे के जो सेंटर है उसमें Na पॉजिटिव है, और एक Na पॉजिटिव है सेंटर ऑफ द क्यूब। तो इस क्यूब का सेंटर हो गया जी ये वाला। क्यूब के सेंटर में एक Na पॉजिटिव है। बाकी Na पॉजिटिव जितने भी हमारे एज हैं उन सभी के सेंटर में है Na पॉजिटिव। ये सारे Na पॉजिटिव हैं। 4 एज ऊपर हैं, 4 एज नीचे बनेंगे, और ये बाकी 4 एज के साथ इस तरह से जुड़े हुए होंगे। तो टोटल Na पॉजिटिव आ गए। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाना है NaCl का, और आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। मान लो ये लिख दो कि आप ये है जी Cl नेगेटिव, और इस तरह से बना दो Na पॉजिटिव। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इनको। अगर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे बनेगा जी स्ट्रक्चर? मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ। ये क्यूब होगी, यहाँ पर Cl है हर एक कॉर्नर पे। सो Cl को मैंने इस बड़े से सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। जितने कॉर्नर हैं सभी पे Cl है, जितने फेस के सेंटर हैं सभी पे Cl है। यहाँ पर Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, इस फेस के सेंटर में भी Cl है। ये पीछे वाला फेस हो गया, इसके सेंटर में Cl है, और ये फ्रंट वाला फेस हो गया, इसके सेंटर में भी Cl है। Na पॉजिटिव कहाँ कहाँ हैं? जितने भी एज हैं उनके सेंटर में। यहाँ हो गया Na पॉजिटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ भी। इसी तरह से 4 नीचे हो गए जी, और ये जो 4 एज बच गए इनके सेंटर में भी एक Na है इसके सेंटर में। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा NaCl का। NaCl जो है वो FCC अरेंजमेंट में अरेंज होता है, या कहीं की CCP अरेंजमेंट। FCC आप पढ़ चुके हो 12th क्लास में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। मतलब फेस के सेंटर्ड में कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल है। देखो ये फेस था, इसके सेंटर में कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल है, तो FCC अरेंजमेंट में ये अरेंज हो गया जी। NaCl के स्ट्रक्चर में हर एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन के साथ सराउंडेड होता है, और एवरी Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयन। अब देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सो इसमें समझाना इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट कि कैसे है। बस आपने ध्यान रखना है कि हर एक Cl नेगेटिव आयन जो है वो 6 Na पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होता है, और एवरी Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाई 6 Cl नेगेटिव आयन। इस पॉइंट को आपने लिखना पड़ेगा अगर आयनिक सॉलिड NaCl का आता है तो एग्जाम में। अब देखिए कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें ये पता है कि जो फेस का सेंटर होता है इसमें कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो 1 Cl नेगेटिव आयन का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2 एक फेस पे, और फेस कितने टोटल 6, तो 6 फेस पे कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 6 Cl नेगेटिव आयन का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2 इंटू 6, दैट इज 3 Cl नेगेटिव आयन। तो फेस पे वैसे तो लगे हुए हैं 6 Cl नेगेटिव आयन, लेकिन इस यूनिट सेल को कितने मिलेंगे? फेस पे से सिर्फ 3, क्योंकि फेस पे से कंट्रीब्यूशन 1/2 ही होता है।
और ये हो गया एट द सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ फेस। मैंने एक जगह फेस में पी लिखा है, यहाँ इस फेस को आप FACE करके लिखोगे ये फेस। और क्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट है? दूसरे क्लोराइड आयन कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो एट कॉर्नर, कॉर्नर पे अगर हम देखें 1Cl नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होता है कॉर्नर पे हमेशा, और 8 कॉर्नर है तो 8Cl होंगे कॉर्नर पर, उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 8Cl नेगेटिव, दैट इज 1Cl नेगेटिव। तो टोटल Cl नेगेटिव कितने हैं? टोटल Cl नेगेटिव आयन कितने हो गए? 3 यहाँ से हो गए जी फेस से, और 1 हो गया हमारा कॉर्नर से, तो टोटल 4 Cl नेगेटिव आयन आ गए इस एक यूनिट सेल के अंदर। इसी तरह से Na पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। Na पॉजिटिव कहाँ है? सेंटर ऑफ यूनिट सेल में है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन पहला कहाँ पर है? एट द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर में कितना आएगा? 1, यूँ का यूँ रहता है। दूसरा कहाँ हो गया? 1 Na पॉजिटिव एट द सेंटर ऑफ एज, एज पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4, और 12 Na पॉजिटिव हैं तो क्योंकि एज 12 होते हैं, कितना आ जाएगा जी? एक का 1/4 है तो 12 एज से कितना आ जाएगा? 3 Na पॉजिटिव। टोटल Na पॉजिटिव कितने हो गए यहाँ पर? टोटल Na पॉजिटिव इस यूनिट सेल में एक तो आ गया बॉडी के सेंटर से क्यूब के, और 3 आ गए हमारे एच के सेंटर से। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका? 4 Na पॉजिटिव आयन। तो इस यूनिट सेल में टोटल Cl नेगेटिव आयन भी 4 है और टोटल Na पॉजिटिव आयन भी 4 है। तो फॉर्मूला मास क्या हो गया इनका? रेशियो ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये किसके बराबर हो गया? फॉर्मूला मास के। आयनिक सॉलिड के केस में फॉर्मूला मास होता है जी। सो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का रेशियो अगर हमें निकालना, तो 4 Na पॉजिटिव है, 4 ही Cl नेगेटिव है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? 1:1। इसीलिए हम सोडियम क्लोराइड को NaCl की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होती है? 1:1। ये NaCl का कंप्लीट हो गया जी। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अगले आयनिक सॉलिड्स को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।